ये कहते थे कि ये तो कोई बैरूनी मुल्क की साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ। गो के तालिबान इसको फख्र से मानते थे और कहते थे कि हमने किया और हम फिर करेंगे। अब जैसे ये 23 FC के सोल्जर्स को मारा गया और बेदर्दी से उनको ज़िबा किया गया, तालिबान ने तो इसका एतराफ़ किया है, खुशी से फख्र से ये बात कही है। लेकिन अब भी हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं नहीं, ये तो किसी और मुल्क की कराई हुई साजिश है। सर एग्जैक्टली इस तरह की बातें। प्रोफेसर साहब, ऐसे लोग क्यों हैं जो FC के अहलकारों का सर कलम होना, उनकी शहादत कुछ लोगों के लिए इस मुल्क में इतनी दर्दनाक क्यों है और दूसरों के लिए इतनी दर्दनाक क्यों नहीं? इसलिए कि हम बहुत बुरी तरह से बट गए हैं। एक तरफ इंतहा पसंद हमें इस्लाम का एक ऐसा नारा देते हैं कि हम सच्चा इस्लाम जानते हैं, हम सिरातिल मुस्तकीम पे हैं, जो हमसे इख्तलाफ करे वो खिलाफ वो इस्लाम से खारिज है, वो काफिर है। और इस तरह की जब वो धमकियां देते हैं कि हम मार डालेंगे काफिरों को, तो फिर बहुत से लोग डर जाते हैं। अब हुआ ये है कि ये मुल्क इंतहा पसंदों के हाथ में आहिस्ता आहिस्ता होता चला गया है। नतीजा ये कि आज कोई किसी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। तो ये आज नहीं हुआ है, ये एक अमल है जो पिछले 20-30 साल से जारी है और उसका अंजाम हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हर एक के ऊपर इस तरह की दुश्मन तराजी होती है। फला मुसलमान नहीं है, फला मुसलमान नहीं है, और चूंकि वो मुसलमान नहीं है लिहाजा वो वाजिबुल कत्ल है। तो अब हमने ये देखा कि जो बेचारे इंतहाई अमन पसंद लाश लोग हैं, उनको ये धमकी दी गई है कि मुसलमान बन जाओ वरना तुम्हारा हम सफाया कर देंगे। यही बात दूसरी अक़लियतों के बारे में कही गई है माजी में। और अब खतरा ये पैदा हो रहा है कि पाकिस्तान में क्योंकि तकसीम दर तकसीम का अमल शुरू हो चुका है, तो ये फिर अपनी इंतहा पर पहुंचेगा, जिसका मतलब ये है कि हर तरफ खूनरेजियां होंगी। यहाँ खाना जंगी की सूरत हाल के सिवा अब बाकी दुनिया को और कुछ नहीं नजर आता। लिहाजा अब वो पाकिस्तान से इंतहाई मायूस होते जा रहे हैं। सर, न्यूयॉर्क टाइम्स की आज की खबर में ये भी कहा गया कि ये पीस टॉक्स, ये डायलॉग जो है ये इट इज बाउंड टू फेल। ये भी कहा कि ये दिस इज एन एफर्ट ऑफ द स्टेट टू सरेंडर मलिक साहब, और साथ ये भी इन अदर वर्ड्स पाकिस्तान्स लक हैज रन आउट। देखें, इशू बहुत सीरियस है, इसमें तो कोई शक नहीं। कई सालों से ये मामला चल रहे हैं और जो प्रोफेसर साहब कह रहे थे इसमें एक्सट्रीम सिचुएशन जो है ना, दैट इज द इशू कि जी आप लोग इंतहा पर जाकर सोचते हैं, कोई मॉडरेशन, कोई रिस्पेक्ट, कोई किसी लॉ, किसी हमारा हाथ तो ये मलिक साहब आज एक्सपेक्ट कर रही थी चौधरी निसार साहब कहेंगे असमतुल्लाह की को जो मारा गया है ये भी एक आलमी साजिश है। नहीं, आप देखें, जब ऐसे इतने बड़े चीजें इवेंट्स हो रहे होते हैं तो उसमें एक्सटर्नल फोर्सेस भी अपना हिट करती हैं, उसमें उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। वो अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ है, पाकिस्तान में वो इंस्टेबिलिटी चाहते हैं, तो दे हैव एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि जी आप एक बहुत बड़े समुद्र में एक काम उनका भी अगर हो रहा है तो उसमें वो दे विल टेक एडवांटेज। अब देखें ये प्रोसेस और एक स्ट्रेटजी के तहत मामलात को आगे लेके जाया जा रहा था। मैं समझता हूं कि हमने बहुत कंस्ट्रेंट भी इसमें शो किया कि हमने गुफ्तगू की बात की और हमने सारी APC करके सारी पॉलिटिकल फोर्सेस को ऑन बोर्ड लेकर आए एंड वी गेव देम अ चांस कि जी आप इसको करें। मगर उसका रिएक्शन आपके सामने, ये चीजें ऐसी, ये जो आपने FC के इंसिडेंट्स और दीगर इंसिडेंट्स देखे, उससे यकीनी तौर पे वो दैट डिडंट वर्क। सो देयर हैज टू बी अ चेंज। अब वो चेंज करने में यही रास्ता था कि आप इसको हुकूमत फैसला कर चुकी है कि चेंज लाना है। देखिए, अभी फैसला जो है, कल हमारी जो कैबिनेट की मीटिंग हो रही है उसमें फाइनल डिसीजन होगा। बट अपेरेंटली जो आपको स्ट्राइव्स नजर आ रहे हैं, जो आपको टारगेटिंग अटैक्स नजर आ रहे हैं, वो दैट इंडिकेट्स कि जी अब जरा गुस्से में और विद अ बिगर फोर्स। अच्छा, मैं एक ब्रेक ले लूं, फिर आसिफ हसनैन साहब फरमाइएगा कि ये कहते हैं कि हमने प्रोसेस कंटिन्यू किया और स्टेप बाय स्टेप समझा, सीखा और फिर पॉलिसी चेंज की। टाइम के साथ साथ ये चीजें चेंज होती हैं। फिर क्यों अल्ताफ भाई कहते हैं कि पंजाब वाले कब जागेंगे?
یہ سوئے میں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد سر. اور نائب امیر صاحب جماعت اسلامی، بہت بہت شکریہ آپ کا. وقفے کے بعد آپ کی جانب آؤں گی. آج سندھ اسمبلی میں جماعت اسلامی پر بھی بین لگانے کی بات ہوئی ہے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ہائی جیکنگ ہوتی ہے تو ہائی جیکر کے ساتھ بھی مذاکرات کیے جاتے ہیں. مذاکرات کرنا جو ہے وہ کوئی اتنا کوئی جرم نہیں ہے. فار دی لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری، 18 کروڑ عوام کو محفوظ رکھنے کے لیے، ملک کو محفوظ رکھنے کے لیے، اور آئندہ دیگر لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ آئین کی خلاف ورزی جو اچھی بات نہیں ہے. اس میں مذاکرات بذات خود ایک ویپن ہے. ڈائلاگ کے ذریعے تو مسئلہ حل نہیں ہوا. آپ کہتے تھے اپنی کمیٹی بنا دی، انہیں لاشیں پھینکتے رہے. یعنی کل واقعہ جو کوہاٹ میں ہوا ہے، اب اس کا کیا تک بن رہی ہے؟ حکومت تذبذب کا شکار ہے. ابھی بھی یہ جو کچھ ہو رہا ہے وزیرستان میں، یہ تو حکومت تو نہیں کر رہے، یہ تو ہماری آرمی اس کے ایکشن میں ریئیکشن کر رہی ہے. مذاکرات پہ اب ہنسی آنی شروع ہو گئی. پچھلے 10-15 سال سے تو میں یہ مذاکرات دیکھتا آ رہا ہوں، تو یہ ایک اٹ از لائک اے جوک. ایسے تمام لوگ جنہوں نے ریاست کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا ہے، ان سے اسی طرح نمٹا جائے جس طرح اعلان جنگ کرنے والوں سے نمٹا جاتا ہے. پاکستان جو اس وقت ایک مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے، اور تمام پاکستان کے جتنے بھی 18 کروڑ عوام ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ بغیر کسی جنگ کے حل ہو، اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ مذاکرات کی طرف ہم جائیں، اور آخری کوشش ہماری مذاکرات ہونی چاہیے. اس ملک کے خلاف دہشت گردی ہو رہی ہے، اینڈ انڈر نو سرکمسٹانسز وی شوڈ ٹریٹ the killers of humanity as equals. آصف صاحب بتائیے گا، پارلیمنٹ میں اتنا ڈیوائیڈ پایا جا رہا ہے، اور پھر الطاف بھائی کہتے ہیں کہ پنجاب والے کب جاگیں گے، یہ کیوں سوئے پڑے ہیں؟ اور پھر یہ بھی بات ہوتی ہے کہ یہ طالبان کے حامی جماعتوں پر پابندی لگنی چاہیے، قائد تحریک یہ بھی فرماتے ہیں. کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں دیکھیں، سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ ایک ایسی صورتحال میں کہ جب ملک جو ہے اس کا مستقبل داؤ پر ہو، ملک کی سالمیت، تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ ڈیسیجنز کی طرف جانا پڑتا ہے جو کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو لینا ہوگا. اگر ایسی صورتحال میں کہ جب ایف سی کے اہلکاروں کو، میجرز کو، انوسنٹ لوگوں کو تیز مارے جا رہے ہیں، اور یہ نہیں، اس واقعات کے بعد جو ہے مطلب آپ ابھی تک آپ دیکھیں کہ آپ کی بیشتر کچھ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ابھی بھی یہ کہتی نظر آ رہی ہیں کہ جی مذاکرات تو کیا جائے. جو آپ نے کمیٹیز بنائی ان کے بھی اسٹیٹمنٹ اگر آپ دیکھ لیں. ٹو دا پوائنٹ بتائیں، یہ سوئے کہاں ہے؟ نہیں، یقینی طور پر اس وقت اے پی سی میں جو مینڈیٹ تھا وہ حکومت کو تھا، اور ڈیسیجن حکومت کو لینا تھا. اگر عسکری قیادت جو ہے وہ ایئر اسٹرائک کر رہی ہے اور ایف سی اہلکاروں کے حوالے سے، تو اٹ مینس کہ پارلیمنٹ تھی، فوری طور پر آپ جو ہے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیتے اور ایکشن کا اناؤنس کرتے. سر، ڈو یو بلیو ان کی گو ہیڈ سے ریئیکشن آ رہا ہے؟ ان کی گو ہیڈ سے فوج نے ظاہر خان صاحب از ویری کلیئر، وہ کہتے ہیں فوج نے ان سے گو ہیڈ نہیں لیا. ڈیلے کیا، آپ کو اناؤنس کرنا تھا، آپ نے ایکشن نہیں کیا، تو پھر یہ کہنا پڑا چیف آف آرمی اسٹاف کو کہ جی ہم بدلہ لیں گے، آپریشن کے لیے تیار ہیں، اور یہ خون رائے گا نہیں جائے گا ایف سی اہلکاروں کا. سر، آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا ہے کہ شمالی وزیرستان میں آپریشن 4 ہفتے میں کامیاب و مکمل کر سکتے ہیں. اور سب سے دیکھیں، سب سے اہم بات اس میں جو ہے، میں خالی سب سے اہم بات اس میں یہ ہے کہ ایک ایسے ٹائم میں کہ جب یہ سارے واقعات ہو چکے تھے، اور جو آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ تھی اس کو عوام کی اور عسکری قیادت کی جو تھی، یہ مسلح فوج کی، جو ایک پیج پہ آ چکے تھے، مطلب اس کو تو سمجھنا چاہیے تھا کہ ابھی سب چیزیں. پہلے ایک بنیادی سوال سر، آپ کہتے ہیں کہ یہ انڈیسائسو نے فیصلہ نہیں کیا، کیا جوابی کارروائی کی اجازت دینا فوج کو یہ فیصلہ نہیں ہے؟ چودھری نثار نے اور میاں صاحب نے خود تو نہیں جا کے فائرنگ کرنی تھی نا، فوج نہیں کرنی ہے. بالکل اس کا فیصلہ جو ہے وہ کیا جانا تھا، لیکن جو فیصلہ ہوا، مجھے بتائیں کہ اس واقعات کے بعد جو ہے وہ جو عسکری قیادت ہے وہ تو جا رہی ہے، وہ تو مورال کو اب کر رہی ہے، وہ تو جا کے مل رہے ہیں وہاں پہ، لیکن جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہی گراؤنڈ میں. وہ پارلیمنٹ میں نظر آ رہی ہے، وہ گراؤنڈ میں نظر آ رہی ہے. نہیں، دیکھیں بہن، یہ بہت بڑی کنفیوژن ہے، بہت بڑی کنفیوژن ہے. وی آر لیونگ ان اے سیولائزڈ ورلڈ. یہ ایک ملک کا معاملہ ہے، یہ مملکت ہے. ہماری فورسز ماشاءاللہ بہت تکڑی ہیں اور بہت دے پروفیشنلی ویری گڈ. دا کمانڈر از ایکسیلنٹ. مگر آپ اس کو مت بھولیں کہ یہ رسپانسبلٹی، یہ ایکشن، یہ جو بھی فیصلے ہیں، یہ پولیٹیکل حکومت، دا پرائم منسٹر ہیز ٹو ٹیک دی ڈیسیژن. یہ کسی کا نہیں ہو سکتا کہ آرمی کسی اور ڈائریکشن میں دیکھ رہی ہو اور ہم کسی اور میں. اللہ کا بڑا کرم ہے کہ وی آر ایٹ ون پیج. ہم نے ان کو فوج کو اور سپورٹ کرنے کے لیے تمام جو دیکھیں، میں آپ پھر وہ بھولتے، ہم دیکھیں تمام
انٹیلیجنس ایجنسیز کی شیئرنگ کے لیے ہم نے ان کو کوارڈینیٹ کیا, ہم نے بہت سارا کام کیا کہ جی یہ دیکھیں, بٹ آپ کو پتا ہے اگر ہم نے کسی کے ساتھ جنگ کا کچھ ایسی بات کرنی ہے تو اٹ از دی سیکورٹی فورسز وچ ہیز ٹو گو. مجھے تو نہیں وہ بھیجیں گے کہ سب سے آگے میں جا کے اسٹریٹجائز اسٹارٹ بائی جاب. اسٹریٹجی تو آپ کو نظر آنی چاہیے. مت بھولیں, یہ آپ کو جو ایکشن نظر آ رہے ہیں, جو ایکشن آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ سارے میاں محمد نواز شریف اور ان کی کیبنٹ کی اپروول سے آنے ہیں. خدایا آپ ملک میں ایسی آپ کو پارلیمنٹ میں جواب دینے میں کیا ہے؟ آپ پارلیمنٹ میں ہم نے عرض کیا, آج انہوں نے آپ یہ نہ بتائیں کہ طریقہ کار کیا ہوا, یہ تو بتائیں کہ آپ کرنے جا رہے ہیں تاکہ اس میں جو کئی پرابلمز ہیں وہ بھی ریزالو ہوتے رہیں, ایکشن بھی کیا جائے, اور سب سے بڑی قوم جو ہے اس کا مورل اپ ہو. آپ جو ہے جو کچھ بھی کر رہے ہیں, اگر آپ خاموشی سے بیٹھ کے خاموشی سے نہیں بیٹھے ہوئے نا, ہم اپنا رول ادا کر رہے ہیں, ہم اپنا کام کر رہے ہیں, ہم ہر چیز کو بندوبست کر رہے ہیں. دیکھیں آپ ہاؤ آر یو شیور کہ ون فارمولا وی ورک, ریسیپی ایک ورک ہے, یو ہیو ٹو چینج اکارڈنگ ٹو دا مومنٹ ٹو مومنٹ. جو آپ کی اسٹریٹجی ہے وہ بدلے گی ٹائم کے ساتھ, وہ اس میں اگریشن آئے گی. اگر آپ اجازت دیں, میں امیر العظیم صاحب فرمائیے گا, کیا عصمت اللہ کو ٹارگٹ کرنے کے بعد اہم کمانڈر طالبان کا جس کو آج نشانہ بنایا گیا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کو پلٹنا چاہیے واپس ایک دفعہ پھر ڈائیلاگ کی طرف, کیونکہ یہ وہی کمانڈر ہے جس کے اوپر ایف سی اہلکاروں کو کڈنیپ کرنے کا بھی پورا بوجھ سمجھا جاتا ہے اس کے اوپر کہ اسی نے کیا تھا؟ دیکھیے پلٹنا چاہیے, یہ تو ظاہر ہے میری خواہش ہوگی, مطالبہ ہو سکتا ہے, لیکن فی الحال اب پلٹا نہیں جا سکتا. فوج جس طرح سے موو کر گئی ہے اتنی آسانی سے وہ ریٹریٹ نہیں کرے گی اور واپس نہیں ہوگی, چاہے وہ ٹیکنیکل ریٹریٹ ہی کیوں نہ ہو. میری اور جماعت اسلامی کی ظاہر ہے کہ یہ مرضی نہیں ہے کہ یہاں پر فوجی آپریشن ہو, لیکن میں اس موقع پہ دعا کروں گا کہ اس ملک اور قوم کی خاطر یا اللہ اس فوجی آپریشن کے نتائج وہ نہ نکلیں جو ڈھاکہ کے اندر نکلے, جو پکا قلعہ حیدرآباد کے اندر نکلے, جو کراچی کے آپریشنوں میں نکلتے رہے, جو بلوچستان کے آپریشنوں میں نکلتے رہے, جو سوات کے آپریشنوں کے اندر نکلے. اور اگر یہ 4 ہفتوں کی بات ہے تو فوج کو بہت پہلے یہ 4 ہفتے جو ہے وہ لے لینے چاہیے تھے قوم سے. اور یہ جو لاکھوں لوگ اس کے اندر, یہی نیریٹو ہے جو حامی ہے طالبان کا, جس کو قائد تحریک الطاف حسین صاحب کہتے ہیں کہ اس پہ پابندی لگا دینی چاہیے. تو لگا دیں بھائی, وہ تو انہیں چاہیے کہ وہ پاکستان تشریف لائیں, لندن کو چھوڑیں اور پاکستانی لوگوں کی قیادت کریں, کراچی سے نکلیں اور خیبر سے تک جو ہے نا وہ پہنچیں اور لوگوں کی نمائندگی کریں. وہ لندن کے اندر کیوں پناہ اختیار کیے ہوئے ہیں, وہ انہیں پاکستان آنا چاہیے اور آ کے لوگ جو ہے وہ ہر پارٹی کے بجائے ان کو جو ہے وہ منتخب کریں. جی میں آپ اس کا جواب دے دیجیے گا. میں اس طرف دیکھیں, لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے ڈائریکشن فراہم کرنا اور قوم کو سپورٹ کرنا, مورلی سپورٹ کرنا. کل اگر یہ جلسہ کر کے پہلی دفعہ ایم کیو ایم نے اگر سپورٹ کیا, کوئی اچھا کام کیا ہے, تو آپ بجائے اس کے کہ اس کو سپورٹ کرنے کے کیا تھی قائد تحریک کی کہ میڈیا پہ پابندی لگا دی جائے, ان کو میڈیا ٹائم نہ دیا جائے, یا کس طرح پابندی لگا دی جائے؟ میڈیا کو تو آلریڈی تھریڈ ہے, میڈیا تو خود ان ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. وہ سارے سپورٹر جو آج بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں, یعنی اتنے واقعات کے بعد, اتنے لوگوں کے مرنے کے بعد, اور آج بھی آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں اور وہ لوگوں کو مار رہے ہیں, اور اس کے بعد لوگ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. سپورٹ تو ایک جو ہے وہ دوسری حد ہے, مطلب اس سے آگے ہم نکل گئے ہیں کہ ہم اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ نہیں جی. آج بھی اگر ہم کہتے ہیں, مجھے بتائیں کہ اسامہ کے حوالے سے آج بھی ہم جو ہے ہمارے بیانات ہوتے ہیں کہ جی اسامہ جو ہے وہ اپنے بہت انوسینٹ آدمی ہے اور ہیرو تھا قوم کا. سر ایک وقفہ لے لوں. پروفیسر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی, حکومت آپ کو کیا تذبذب میں دیتی ہے؟ کیا چودھری نثار صاحب کا یہ بیان کہ طالبان کے ساتھ ہم کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں, کتنی سنجیدگی دکھاتا ہے یہ بیان؟ اس کا جواب دے دیجئے, پھر سر ایک وقفہ لوں گی. جی میں سمجھتا ہوں کہ چودھری نثار نے جو واویلا کیا تھا حکیم اللہ محسود کی ہلاکت کے بعد, اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ کس سائیڈ پر ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے دشمنوں پر وار کرتے ہیں, اپنا دفاع کرنا چاہتے ہیں. سر پروفیسر صاحب ایک بریک لے لوں, I am unable to hear you sir. ایک بریک لے لوں and I will let you continue after a very short break. Stay with us on News at Go کہ طالبان نے کہہ دیا ہم کرکٹ میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. After a very short break.
वापस आने का शुक्रिया प्रोफेसर साहब। एक ऐसे माहौल में कि जहां डायलॉग में रुकावट बनने के लिए मौलाना फजल रहमान और तमाम बाएं बाजू वाली जमातों को धमकियां दी जा रही हैं तालिबान की जानिब से, और चार सद्दा जैसी जगह में सर नामालूम अफराद तहरीक तालिबान वजीरिस्तान के नाम से पैम्फलेट्स बांट रहे हैं कि औरतें पर्दा करें और घरों से ना निकलें वरना घरों को मातम कदा बना देंगे। ऐसी सूरत हाल में जब चौधरी निसार साहब कहते हैं कि आइए क्रिकेट मैच हो जाए तालिबान के साथ, और जवाब भी सर आ गया, अभी जवाब आया तालिबान की जानिब से कि जी वी आर नॉट इंटरेस्टेड, ये क्या पैगाम देता है? ये शख्स सियासतदान है या कोई जोकर है? इतना गंदा मजाक है कि हम उनके साथ क्रिकेट खेलें। वो लोग जिन्होंने अब हमारे एहलकारों को ज़िबा किया, उनके सरों के साथ उन्होंने फुटबॉल खेला, तो अब ये चाह रहे हैं कि क्रिकेट खेली जाए इनके साथ। मुझे समझ में नहीं आता कि ये पाकिस्तान के साथ हमदर्दी रखते हैं या हमारे दुश्मनों के साथ। यही बात मैं मुनव्वर हसन के बारे में भी कह सकता हूं, और इमरान खान। इन लोगों ने तो हमारे मुल्क के साथ गद्दारी की है, ये हमारे दुश्मनों के साथ हो गए हैं। और ये देखिए कि जब हकीमुल्लाह महसूद हलाक हुआ था तो क्या वावेला किया था इन लोगों ने, जैसा कि कोई कौमी हीरो शहीद हो गया। और यहां तक कि मुनव्वर हसन ने कहा कि वो शहीद है। तो अब मैं ये सवाल करना चाहता हूं इन लोगों से कि क्या जो हमारे फौजी मारे जाते, क्या वो शहीद हैं या क्या वो बस मारे गए, जान बहक हुए? जो दुश्मन आज हमारा है वो अंदर है, अब ये बीमारी सरायत कर गई। इसीलिए मैं समझता हूं कि ये ऑपरेशन वजीरिस्तान में तो जरूर होगा, शायद 4 हफ्ते में वो सफाया भी कर लें, लेकिन जैसा एक कैंसर होता है, सरतान होता है, अब ये जिस्म में जगह जगह फैल गया है। और जो दुश्मन है आज वो सिर्फ कबायली इलाकों में नहीं, वो हमारे शहरों के अंदर आ गया है। तो इसीलिए मैं समझता हूं कि यह हालात बहुत ही गंभीर हैं। हमने हमेशा ये सुना है कि दुश्मन सरहद पार है, लेकिन अब पता चल रहा है कि दुश्मन हमारे अंदर है। आप अमीरुल अजीम साहब इसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोगों का ये मानना है, जब एमक्यूएम ने पाबंदी की भी बात की, आपने प्रोफेसर साहब की भी बात सुनी, कि जमात इस्लामी ने तो पाकिस्तान को एज अ सेपरेट नेशन, इसकी थ्योरी को भी बहुत निगेट किया, उसके खिलाफ रहे, और उसके बाद अलकायदा के बेशतर ऑपरेटिव जो पाकिस्तान से मिले वो जमात इस्लामी के सपोर्टर्स के घरों से ही मिले। देखिए, पहली बात तो यह है कि जमात इस्लामी ने पाकिस्तान की जंग हमेशा लड़ी है। 47 में जमात इस्लामी जितनी भी थी, पूरी जो नजरियाती बहस है वो सैयद अबुल आला मौदूदी ने मसला कौमियत के ऊपर तैयार की, उसके किताबें पम्फलेट मुस्लिम लीग तकसीम करती रही। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में जब भी कोई प्रॉब्लम हुई है, सैलाब, बारिश, जलजला, जमात इस्लामी ने काम किया है। जमात इस्लामी ने बांग्लादेश बनते वक्त जो है वो फौज के साथ खड़े होके कश्मीर, अफगानिस्तान, हमारे तो नौजवानों की जो है वो पाक फौज के जवानों के साथ जो है वो कब्रों के अंदर मुश्तरका तौर पे दफन है उन शहीदों के साथ। बात ये हो रही है सर, अब साइड तो पिक करनी पड़ेगी ना, एक साइड तो चुननी पड़ेगी। कौन सी साइड आपके लिए शहीद है, कौन सी साइड पाक है, कौन सी साइड हलाल है, कौन सी हराम है, एक साइड तो चुननी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि वो सर हकीमुल्लाह महसूद भी शहीद हो, जिसने उसे मारा है वो भी शहीद हो। देखिए, शहीद वाली बहस पुरानी हो गई, लेकिन शहादत के ऊपर नहीं बात कर रही, बट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक। जी, मैं अगर अर्ज करूं तो मेरी बात सुन लीजिए। इस पूरे पस मंजर में हमारा नुक्ता नजर यह है कि असर हाजिर का असल शैतान अमेरिका है, और अमेरिका की गोली से या उसके मिसाइल से जो भी आदमी मारा जाएगा, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, इराक के अंदर हो, कहीं पर भी हो, हम उसे शहीद कहेंगे। वो जालिम है, वो कुछ भी है, अल्लाह ताला उसका हिसाब लेगा। दूसरी बात यह है कि हम इस पूरी बेल्ट के अंदर जो लोग इस्तेमार के खिलाफ मुजाहमत करते रहे हैं, कल के वो इस्तेमार चाहे अंग्रेज था, रूस था, आज अमेरिका है, हम समझते हैं कि उनकी जद्दोजहद ठीक है, लेकिन उन लोगों का जो वर्ल्ड व्यू है, उनकी जो शरीयत के बारे में और आइन के बारे में जो नुक्ता नजर है, हम उससे इत्तेफाक नहीं करते। यहाँ पर हमारा एक बात बताइएगा, गो के अगर चले मान लीजिए हाइपोथेटिकली अमेरिका बहुत ही जालिम है और बहुत बड़ा दुश्मन है, मान लेते हैं सर, ये बताइए क्या फिर भी ये फैक्ट हक देता है उन लोगों को जिनसे, अगर आप कहते हैं बकौल आपके कि रियासत ने उनके साथ गलत किया, उनको ये हक मिलता है कि फिर वो दूसरों के साथ इसी रियासत में और इसी मुल्क में गलत करें?
उनको महरूम करें, उनको बेवा करें, उनको यतीम करें, यही तो उनके हमारे सोल्जर सिपा सलारों के सरों से फुटबॉल खेलें। बिल्कुल गलत है। वो काबिल मुजम्मत हैं इस मामले के अंदर, वो अल्लाह के भी मुजरिम हैं, पाकिस्तानियों के भी मुजरिम हैं। यही तो वो बात है कि जो मैं कह रहा हूं कि हम उन्हें सिर्फ मोर्चे की यकीनी तौर पे आप उनकी तशरीहशुदा शरीयत पे भी नहीं यकीन करेंगे? जी बिल्कुल नहीं। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं कि उनका वर्ल्ड व्यू, शरीयत के बारे में उनका नुक्ता नजर, आइन के बारे में उनके ख्यालात, इससे हम टोटली डिसएग्री करते हैं। तो सर प्रोफेसर साहब, एक दायरे में हम भी उनके हाथों तो मैं इनसे पूछता हूं जी, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि क्या तालिबान का वर्ल्ड व्यू ऐसा है जिनसे आपने जवाब दिया, ठीक है, थैंक यू। तो अभी मैं सवाल कर रहा था कि भैया ऐसा कौन सा जानवर है जो कि अपने कान के साथ खाना खाता है? तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि तमाम जानवर जो हैं वो अपने कान के साथ ही खाना खाते हैं, वो अपना कान उतार के साइड में नहीं रख देते खाना खाते हुए। सिंपल सी बात है, लेकिन कोई लोग जो जितने यहाँ पर हैं वो जवाब नहीं दे पा रहे थे। सिंपल सा जवाब है, सिर्फ एक लड़की ने मुझे इसका सही जवाब दिया। और दूसरा सवाल मैं पूछने अब जा रहा हूँ कि मुर्गी, जो एक मुर्गी होती है जो हम खाते हैं, उसकी कौन सी साइड पे सबसे ज़्यादा फैदर्स होते हैं या उसके पर होते हैं? मुर्गी की कौन सी साइड पे सबसे ज्यादा उसके फैदर्स होते हैं? तो चलते हैं हमारी कॉम के पास और देखते हैं कि वो हमें क्या जवाब देते हैं। अरे कौन सी साइड पे सबसे ज्यादा फेदर्स होते हैं? उसके फेदर्स में सबसे ज्यादा फेदर्स होते हैं। चिकन साइड पूछ रहा हूँ, साइड। उसकी पूरी बॉडी पे फेदर्स होते हैं। लेफ्ट साइड, राइट साइड, कौन सी साइड? दुम पे होते हैं बहुत ज्यादा। दुम पे? दुम क्या मुर्गी है या मोर है? दुम पे भी होते हैं बहुत। जी मैंने गिने तो नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है दिखने में तो दुम पे ही होते हैं। दुम पे। हाँ। उसकी बीक के जो उसकी चोंच होती है उसकी और उसकी साइड पे लाइक वाइट फेदर्स होता है। सबसे ज्यादा पूछ रहा हूँ। देसी मुर्गी होती है, उसके पैर पे भी बाल होते हैं। मैं ब्रायलर की बात कर रहा हूँ। खाने वाले के साथ फेदर थोड़ी होते हैं। क्या होते हैं फिर? वो तो चिकन होती है सिर्फ, विंग्स के जो नीचे होते हैं वो वाला पोर्शन होता है उसका, उस पे। जी बिल्कुल, मतलब विंग्स के बिल्कुल नीचे उसके सारे जी, जो उसकी जो कमर टाइप की जो आइटम होता है, फुल गोल राउंड में उसके काफी ज्यादा। ये क्या बात है, दोनों साइड फेदर्स होते ही नहीं है उसके। एक मिनट, होते तो हैं पर दोनों साइड्स पे होते हैं वो तो ना। एक साइड पे ज्यादा होते हैं, ये कंफर्म है? नहीं, मुर्गी देखिए सर। कैसी होती है? कैसी होती है? व्हाइट कलर की होती है, ऐसे पंख दो बड़े। डिपेंड करता है कि मुर्गी कौन सी नस्ल की है और उसकी एज क्या है। उसकी एज है पूरे 8 वीक्स। और ब्रायलर होती है ना, वो क्या होती है? वो वही मुर्गी है। तो सीने पे होते हैं उसके? सीने पे होते हैं? देखा तुमने? हाँ मैंने देखा है। मुर्गी पकड़े? नहीं, मैं पालता था पहले। क्या चूजा? नहीं, मुर्गियाँ। बस ऐसे ही शौक था मेरा। है? हाँ बिल्कुल। साइड से मुराद आपकी राइट साइड या लेफ्ट साइड? बस साइड, आपने साइड बताया। और चिकन भी कोई भी हो सकता है? कोई भी चिकन हो, अमेरिकन चिकन हो, पाकिस्तानी चिकन हो। चिकन पे बाल ही होते हैं ना? बताना ये कि उसकी कौन सी साइड पे? उसकी चोंच को छोड़ दीजिए, उसके पाँव को छोड़ दीजिए, तो बाकी तो बाल ही होते हैं चिकन पे। तो मतलब आउटसाइड आप कहना चाह रहे हैं? जी, यानी जो चिकन की जो पूरी जो सरफेस है आउटसाइड पे ना, आउटसाइड। सिंपल सा देखें जी, इनको जवाब जो है बिल्कुल सही दे रहे हैं कि चोंच और पाँव छोड़ के उसकी आउटसाइड जो है वो फेदर्स होते हैं। तो साइड पूछा था मैं, लेफ्ट राइट ये नहीं, तो साइड्स और भी होती हैं, इनसाइड आउटसाइड, तो सिर्फ सोच के जवाब देना था। तो चिकन की आउटसाइड पे सबसे ज़्यादा फेदर्स होते हैं और इसका कोई जवाब नहीं। तो हमारे पास आपके लिए एक बड़ा छोटा सा गिफ्ट है, ये आप अपने डेस्क पे रखिएगा। रखना है ये। जब आप आएंगे तो ये टर्टल है, इस पे फेदर्स नहीं है, वरना मैं अभी प्रूव कर देता कि चिकन आपके हाथ में ज़्यादा अच्छा बोलता है। मेरी प्रैक्टिस हो गई है ना, पड़ेगी थोड़ी सी। तो अभी मैं ये सवाल कर रहा था कि भाई विच साइड ऑफ द चिकन हैज मोर फेदर्स, या फिर कि मुर्गी की कौन सी साइड पे सबसे ज़्यादा फेदर्स होते हैं या उसके पर होते हैं या उसके बाल होते हैं। सिंपल सा सवाल था, लेकिन बहुत सारे लोग मुझे इसका जवाब नहीं दे पाए, लेकिन कुछ ने मुझे इसका सही जवाब दिया कि मुर्गी की आउटसाइड यानी बाहर वाली साइड पे सबसे ज़्यादा फेदर होंगे, अंदर वाली साइड पे तो नहीं होंगे। अंदर वाली साइड पे तो गोश्त होगा, तो बाहर वाली साइड पे सबसे ज़्यादा फेदर होंगे। सिंपल सा सवाल था, सिंपल सा इसका जवाब था, लेकिन बहुत सारे लोग जवाब नहीं दे पाते। मैं चाहता हूँ हमारी कौम जो है वो सोचे समझे और फिर जवाब दे, लेकिन बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं। तो भैया अब तो गलतियाँ करनी छोड़ दो, इतने सारे प्रोग्राम कर चुका हूँ,
थोड़ा सा तो दिमाग इस्तेमाल किया करो। खैर, अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास भी कोई सवाल है और आप चाहते हैं कि वो हमारे प्रोग्राम में ऐड हो जाए तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं qk@donnews.tv पर, या फिर आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, अपने सवाल बता सकते हैं ताकि वो हम अपने प्रोग्राम में ऐड करें। तो मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, जब हम वापस आएंगे तो करेंगे एक मजेदार सा टंग ट्विस्टर। आ जाए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मैं और आप देख रहे हैं कॉम का सेंस, और अब वक्त हुआ है सबसे मजेदार चीज़ का जिसमें मैं पूछता हूँ हमारी कॉम से टंग ट्विस्टर। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे इस टंग ट्विस्टर को बार बार बोला कि वापस से हम अपने प्रोग्राम में ऐड करें, और लोगों से पूछूं कि बहुत ही मजेदार था। टंग ट्विस्टर है पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। तो आज बहरिया यूनिवर्सिटी में मैं सारे स्टूडेंट से ये टंग ट्विस्टर पूछने जा रहा हूँ और देखता हूँ कि कौन ये बोल सकता है। वैसे टंग ट्विस्टर बोलने से आप लोगों का ही फायदा है, अगर आप बोलने में फंबल करते हैं तो टंग ट्विस्टर प्रैक्टिस करने से वो फंबलिंग खत्म हो जाएगी और आप फ्रीक्वेंट बोलना शुरू हो जाएंगे। तो हम चाहते हैं हमारे प्रोग्राम के जरिए तमाम देखने और सुनने वालों को कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर हो, चाहे वो नॉलेज के हिसाब से हो, कॉमन सेंस के हिसाब से हो, या फिर लैंग्वेज के हिसाब से हो। चले लोगों के पास और देखते हैं कि वो ये बोल सकते हैं या नहीं। आ जाए। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पपीता पीला पपीता, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पतीला, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पतीला पीला पीला, पीतल के पतीले में पपीता 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 पीतल के पपीते में पपीता पीला पीला। पीतल के पपीते में नहीं, पीतल का कौन सा पपीता होता है? पीतल के पतीले में, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पपीते में पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, 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 पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला पीला, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। हाँ, बीच में नहीं है ना, वो तो ऑब्वियसली आएगा ना। पीपल के पतीले में पपीता, पीपल नहीं, पीतल के पतीले में, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीपल के पतीले में, पीपल नहीं, पीतल के पतीले में। पीपल का पतीला हो सकता है, ये बताएं पहले। नहीं, पीपल के पतीले, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, 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 पीतल के पतीले में पतीला पीता पपीला पीता पीता, पीतल के पपीते में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीपल 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 के पतीले में पपीपा तो ये था हमारा आज का टंग ट्विस्टर। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, 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 पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। तो जितने लोग कहते हैं कि मैं टंग ट्विस्टर नहीं बोल सकता, तो आज मैंने बोल के दिखा दिया, मैं बोल सकता हूँ। तो तमाम लोग जो है वो ये जरूर ट्राई करें, उससे लुत्फ अंदोज हो। खैर, अब वक्त ब्रेक पे जाने का। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूँ हमेशा की तरह कि अगर आपके पास भी कोई टंग ट्विस्टर आप चाहते हैं हमारे प्रोग्राम में ऐड हो जाए तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं qk@donnews.tv पर, या फिर आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि हम आपकी चीज़ें, आपकी सजेशन अपने प्रोग्राम में ऐड करें और उसको अच्छे से अच्छा बनाते जाएं। तो मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, जब हम वापस आएंगे तो करेंगे कुछ और सवाल और देखेंगे कि हमारी कॉम का सेंस कैसा आ जाएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मैं हूं राहिल गिल और आप देख रहे हैं कॉम का सेंस। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं बहुत तेज बोलता हूं, तो कोशिश करूंगा कि थोड़ा आहिस्ता बोलूं ताकि आप लोगों को आराम से मेरी बात समझ में आए। तो अब जो बहुत ही मजेदार सा सवाल पूछने जा रहा हूं मैं, बहुत ही आसान है और तमाम और देखने वाले, सुनने वाले जो हैं वो गौर से सुने, समझें और फिर सोचें कि इसका जवाब क्या है। जब तक मैं हमारी कॉम से वो सवाल पूछूंगा। सवाल ये है कि आपने कैप पहनी है और वो बार बार गिर रही है, तो कौन सा सबसे आसान तरीका है कि कैप आपके सर से ना गिरे? आप कौन सा तरीका अपनाएंगे? तो चलते हैं हमारी कॉम के पास, देखते हैं कि वो कौन कौन से तरीके अपनाती है। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि इसका सही जवाब मिल जाएगा, लेकिन फिर भी देखते हैं कि कौन है जो अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करता। आ जाए।
कैप को अच्छी तरह पहन लें। अच्छी तरह पहन लें, कपड़े से बांध लें। हाथ रखे, बेस्ट तरीका हाथ रख ले, कुछ भी नहीं होगा। कैप अगर हवा से उड़ रही हो, किसी भी चीज से उड़ रही हो, गिर रही हो, उसको चिंगम से चिपका लें। मुश्किल सवाल है यार, लॉजिकल है। लॉजिकल है, लॉजिक तो होती है हर चीज। कैप पहनी हुई है, वो कौन सा तरीका अपनाएंगे? मैं बांध लूंगा उसको। किस चीज से? इसी रस्सी से। रस्सी से बांध लेंगे? हाँ, टाइट कर लूंगा पीछे से। पीछे से टाइट कर लो। टाइट करने का वैसे है पीछे, और ना टाइट ना कर सको फिर भी गिर रही है। मैं उठ के साइड चेंज कर लूंगा। हवा चल रही होगी ना यार, तभी गिर रही होगी। साइड चेंज करने से वहाँ हवा नहीं लगेगी। हाँ नहीं, हाँ जगह चेंज कर लूंगा जहाँ हवा ना लगे, तो कैप ना गिरे। हवा लग रही हो तो अगर वहाँ भी हवा लग रही है तो जाहिर है एक हाथ फिर सर पे ही रखना पड़ेगा। ऐसे मैं कैप को टाइट कर लूंगा। टाइट कर दो। आप बताएं क्या करेंगे भाई? आप टाइट कर टाइट कर देंगे? टाइट करने वाला हुआ ही नहीं पीछे। बेसबॉल कैप्स होती है ना, उनमें नहीं होता। तो फिर एक हाथ से पकड़ लूंगा। पकड़ के रखेंगे तो कैच आएगा, छोड़ दोगे फिर तो तुम? एक हाथ से पकड़ लूंगा, दूसरे हाथ से कैच पकड़। हाथ से कैच पकड़ लोगे? आप बताएं। तो कैप के ऊपर हेलमेट पहन लूंगा। फिर तो उसका आसान तरीका ये होगा कि शायद आप कैप ही ना पहने। ना पहनो, कैप ना पहने, जो घर में रखो कभी नहीं गिरेगी। कभी नहीं गिरेगी। सीरियसली? हाँ सीरियसली। अगर मुझे डर होगा कि आप गिरेगा तो मैं पहन के नहीं जाऊँ, मैं रख दूँगी, बैग में रख दूँ। एनी का जो है बिल्कुल आंसर सही।